सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वेलकम और प्रोग्राम आप देख रहे हैं डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि आज जब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सिंध गए तो अनलाइक PMLN इन पंजाब, सिंध हुकूमत ने उनका बड़े अच्छे तरीके से उनका इस्तकबाल किया। सईद गनी खुद एयरपोर्ट पहुंचे, उनको इस्तकबाल किया, उनको अजरक पहनाई, उनको सिंधी टोपी पहनाई। क्या ये सिंध की सिर्फ रिवायात के तहत ही ऐसा कुछ किया गया है या फिर ये जो जेस्टर है ये एक अच्छे ताल्लुकात की शुरुआत भी हो सकता है इस वक्त PTI और पीपल्स पार्टी के, और या फिर इसके पीछे क्या है? दूसरी बात, जलसे की भी बात होती रही, लेकिन उसके अलावा जो हर तरफ बातें हो रही हैं मुज़ाकरात के हवाले से कि गवर्नमेंट संजीदा है नहीं है, मुज़ाकरात वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, लेकिन क्या इसमें संजीदगी का अंसर शामिल है या वो क़ुव्वतें जो इसमें कोई पार्टिसिपेट कर रही हैं या संजीदगी से कोशिश कर रही हैं और उनको संजीदा कहीं ना कहीं लिया जा रहा है या नहीं? जो मुख्तलिफ मायानाज मुल्क के जो सीनियर एनालिस्ट हैं वो इस हवाले रखते हैं। एक छोटा सा क्लिप है, ज़रा उसको देखिएगा। बात में लगे हुए हैं, लेकिन शायद एक एतमाद का भी फुकदान है कि दोनों ना संजीदगी ना एतमाद नजर आ रहा है। हफीजुल्लाह न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, उनसे भी जरा राय लेंगे। साथ सीनियर जर्नलिस्ट आमिर इलियास राना साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, जरा बात का आगाज पहले इससे कर लेती हूँ कि जो जेस्टर आज पीपल्स पार्टी ने दिखाया, PMLN वो दिखाने में नाकाम रही जब सुहेल अफरीदी पंजाब पहुंचे, लेकिन जो आज पीपल्स पार्टी का जेस्टर था उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या वो मेहमान नवाजी है फ़कत, पीपल्स पार्टी की सिंध की रवायात है फ़कत, या कोई अहम पैगाम भी है, या आने वाले दिनों में एक अच्छे ताल्लुक की शुरुआत भी मुमकिन तौर पर हो सकती है? देखें जी, ना तो ये कोई रवायात का से कोई ताल्लुक है, ना कोई जो है किसी जिसको कहना चाहिए कोई प्रोटोकॉल्स हैं ऐसे कुछ सिंध के। हर जो सियासतदान होता है उसका अपना एक वर्किंग स्टाइल होता है। पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है और उन्हें इवेंट को बड़े सियासी तरीके से डिफ्यूज किया है। पंजाब की गवर्नमेंट क्योंकि ज्यादातर ज्यादा कोई एग्जेक्टिव और ज्यादा कोई एक सरकारी किस्म की बन गई है। मैं तो कई दफा माजी में भी हमेशा इनको रिक्वेस्ट किया कि आप जब किसी को जबरदस्ती जो है रोकेंगे, जबरदस्ती उसकी रास्ते में रुकावटें डालेंगे, तो लाभाला वो जो है उसको मजीद वो कामयाब, अगर वैसे नहीं हो रहा तो आपके गले पड़ जाएगा कि अगर आप रुकावटें ना डालते तो हर एक को एक्सक्यूज मिल जाता है, तो भले से वो उसका एक्सक्यूज सही हो या गलत हो। लेकिन उनके तो जो मानने चाहने वाले लोग होते हैं तहरीक इंसाफ के, वो तो वही बात मानेंगे जो उनके बंदे बता रहे हैं। वो अगर कहेंगे कि जी वहां पे तो इंसानों का सैले रवां था, एक समुंदर था और सिर्फ ये पंजाब गवर्नमेंट ने उनको जो है बंद कर दिया और वो नहीं निकल सका, तो ठीक है, उनका बंदा यही कहेगा। और असल बात यह है कि उन्होंने अपने क्राउड को, अपने सपोर्टर्स को मुतमिन करना है। पीपल्स पार्टी ने बड़े अच्छे तरीके से किया है और वो क्या कर लिया, कराची में गए, यही क्राउड जो है 500,000 1,500 का यहाँ भी आ जाता तो क्या फर्क पड़ता। तो उन्होंने जाके बड़े तरीके से डिफ्यूज किया और उन्होंने बाकायदा उससे पहले निगोशिएट भी किया होगा कि आप हमारे पे कोई एम्बेरसमेंट ना करें, और जाहिर है कि एक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। ये पंजाब गवर्नमेंट के पास भी चॉइस ऑप्शन थी, लेकिन ये एक सियासी सोच है और मेरा ख्याल है कि जो हुकूमत पंजाब है या जो इसमें मरकज की हुकूमत है वो सियासी सोच से बांझ है। मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई अब तक पिछले 2 साल होने के इक़्तिदार को, और मैं नहीं देखा कि कोई सियासी तरीके से मामला को हैंडल करने की कोशिश की गई हो, बल्कि वो तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई सरकारी अफसर या कोई इस तरह के लोग बयान देते हैं, डिप्टी कमिश्नर या IG या चीफ सेक्रेटरी, या ये कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वो सियासतदानों वाले नहीं है और एक गैर सियासी किस्म का रवैया है।
तो ये कोई शुरुआत हो सकती है कोई अच्छे ताल्लुकात की पीटीआई और, क्योंकि ना हमें याद है कि जब इलेक्शंस हुए थे उसके बाद पीपल्स पार्टी ने एक पैगाम भिजवाया था पीटीआई को कि आए जी मिलकर हुकूमत बना लेते हैं, और कोई इतना वो नहीं रहा जितने ताल्लुकात पीएमएलएन से खराब थे। तो आने वाले वक्तों में ऐसी कोई चीज़ देख रहे हैं बिटवीन पीटीआई और पीपल्स पार्टी? मुझे ये तो नहीं पता, देख रहा हूँ कि क्या हो सकता है, लेकिन मैंने तो कई महीनों से कॉलम लिख रहा हूँ जब से पीटीआई ने एक सख्त स्टैंड लिया है और लगता था कि मुज़ाकरात के सारे रास्ते मसदूद हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। तो मैंने उसके से यही लिया कि अब मामला जो है मुफाहमत जो है बिल्कुल खत्म हो गई है और मुखासमत जो है और जो एक एजुटेशनल पॉलिटिक्स है वही आगे चलेगी, जिसके अंदर ज़ाहिर है कि एजुटेशनल पॉलिटिक्स जो है वो मुज़ाकरात टाइप चीज़ों की तो नफी करता है। अब इसमें दो बातें और ज़हन में रख लें कि जब इस तरह की जो मुफाहमत है, पीपल्स पार्टी जो है अभी तक जो 26वीं और 27वीं आईनी तरामीम हुई हैं तो वो ट्रंकेटेड है। कुछ चीजें तो जो हमारी मुक्तदरा है, जो ताकतवर हल्के हैं उनको मिल गई हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो उनकी ख्वाहिशात है, विश लिस्ट के अंदर और बहुत सी चीजें हैं। वो विश लिस्ट ऐसी है जो पीपल्स पार्टी की सियासत को की नफी करते हैं। मसलन वो से नहरों का काम करना चाहते हैं, एनएफसी अवार्ड की तरफ जाना चाहते हैं, वो सूबे पर कई बनाना चाहते हैं ताकि ये जो सूबों की जो एनएफसी अवार्ड है और जो चक चक पट पट लगी रहती है तो इससे वो जान छुड़ा सके। मेरी बिलावल भुट्टो साहब लाहौर आए थे कोई 2-3-4 हफ्ते पहले, तो उनसे मेरी मुलाकात हमारी हुई थी, तो मैंने एग्जैक्टली पिन पॉइंटली यही सवाल पूछा था। मैंने कहा मुझे लगता है कि 88 तरमीम पे अगर आप ऑन बोर्ड ना हुए, हो सकता है कि अर्ली इलेक्शन कॉल कर लिया जाए और शहबाज शरीफ हुकूमत को 2/3 मेजॉरिटी दे के और आपको सिंध से फारिग कर दिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब भिना गया, उन्होंने बड़े रिएक्ट किया, हालांकि बड़े बड़े तहम्मुल और जिसको कहना चाहिए कि बड़ा एक मेयर तरीके से अपनी बात कर रहे थे, लेकिन वो फौरन ही रिएक्ट कर गया। उन्होंने कहा जी ठीक है, मैदान हाजिर आए, हम अपनी सियासत नहीं कुर्बान कर सकते इनके लिए। और बिलावल साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि ये चीजें जो पीपल्स पार्टी की जो सियासत है वो शॉर्ट ऑफ वो सियासत है जो बलूचिस्तान की कौमीती कर रहे हैं, लेकिन वो उनके उस एक बॉर्डर लाइन केस है, तो जाहिर है यही चीज उनकी सियासत का चारा है, ऑर्डर है, तो कैसे इससे जान छुड़ा सकते हैं? बिल्कुल सही फरमा तो इस हालात में उनको ये नजर आता होगा कि जी पीपल्स पार्टी जो है उनको ये नजर आता होगा कि तहरीक इंसाफ क्योंकि ऑलरेडी अपोजिशन में खम ठोके खड़ी है, तो इसको जरूर फरोल रहे होंगे, टटोल रहे होंगे कि अगर मौका आया तो एक और हो सकता है बिहाइंड द सीन गुफ्तगू हो भी रही हो पीपल्स पार्टी की और तहरीक इंसाफ की। मैं होती रहती है शख्सियत जब। हाँ जाहिर से, और पिछले दिनों हमने कुछ चीज़ें देखी भी थी जिसमें कंवर दिलशाद साहब के कुछ कॉलम्स थे, वहाँ पर भी ऐसा कुछ जिक्र किया था। मेरे माइंड में बेसिकली मैं इसी तरफ जाना चाह रही थी। आमिर इलियास राना साहब, यही सवाल आपसे कर लेती हूँ, फिर ज़रा मुज़ाकरात की जो बाज़गश्त अप एंड डाउन हम सुनते रहते हैं उस पर भी ज़रा बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या वाकई पीपल्स पार्टी ने कोई मैसेज कन्वे किया है? क्योंकि ये खबरें तो आ रही थी जिनकी निशानदेही अभी हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने भी की है कि नहरों वाला मामला हो, फिर 27वीं आईनी तरमीम में जो चीज़ें एनएफसी अवार्ड और कुछ चीज़ें नहीं डाली, फिर आगे ले गए कि बल्दियाती निज़ाम भी सिंध का ये वो, कि इस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी में सब अच्छा नहीं है, या आने वाला खासतौर पे नहरों वाले मसले से जो शुरू हुआ था। तो आज का ये जेस्टर पीपल्स पार्टी का कोई पैगाम था या आने वाले दिनों की कोई नवीद था? देखिए, उससे पहले मैं जो आपने हफीजुल्लाह ने अजीज साहब से सवाल किया कि पंजाब गवर्नमेंट ने गैर सियासी काम किया और सिंध ने बड़ा अच्छा किया, मैंने तो गैर सियासी के नहीं कहा सर, सॉरी, मैंने सिर्फ कहा कि अनलाइक हफीजुल्लाह ने अजीज साहब ने ये कहा। अच्छा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, मैं उस पर पहले बात करना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल ठीक बात है कि सियासी तौर पे पीपल्स पार्टी ने एक अच्छा जेस्चर शो किया, लेकिन फर्क दोनों में ये है कि वो जब लाहौर जा रही थी तो पीटीआई ऐसे था जैसे मकबूजा इलाके को फतह करने जा रही, खत भी लिखा और पंजाब गवर्नमेंट ने उसे वेलकम भी किया था, लेकिन जो गुफ्तगू शुरू की जो पीटीआई की तरफ से पंजाब के ऊपर आई, और एक बड़ी हिस्ट्री है लंबी चौड़ी। मरियम नवाज को जब इमरान खान साहब ने गिरफ्तार कराया था कराची के होटल से, और वो बात उनकी तरफ ना जाती अगर जब एक एंकर ने पूछा था उनसे, आपको याद होगा कि ये देखें जी वो मरियम नवाज का दरवाजा तोड़ा गया है,
होटल में, तो उन्होंने हंस के तमस्कुर उड़ाया था उसका। आप वहां से शुरू हो जाए, जेल में मरियम नवाज को बाप के सामने, बेटी के सामने अरेस्ट किया, एक बड़ी फाइट है दोनों की। इसको आप ना हर वक्त रवादारी के साथ कि जी बड़ा गुड्डी गुड्डी जेस्चर शो करना है, सियासत है ना। नवाज शरीफ ने बहुत जेस्चर शो किए थे 13 में, बावजूद मौलाना फजलुर रहमान के कहने के, उन्होंने कहा नहीं पीटीआई बड़ी जमात है, इसको बना दें। सब कुछ पता होने के बावजूद 2014 में वो बनी काला चले गए थे। जो कुछ इमरान खान ने इक्तदार में आने से पहले और इक्तदार के बाद किया, वो तो पीएमएलएन बैशिंग थी ना, टोटल उस फैमिली के हवाले से थी। तो इतनी भी रवादारी आप ना समझे, टिट फॉर टैट चलता है। तो सियासत में ये रंग आते हैं, ये अभी पीपल्स पार्टी को भी पता चल जाएगा। और मैं हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब की बात को मैं मुस्तरद नहीं करता कि बिहाइंड द सीन नून के साथ भी बात हो रही होती है, पीटीआई के बहुत सारे लोग करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की इल्म में होती हैं सारी बातें जो पीपल्स पार्टी कर रही है। पीपल्स पार्टी के बहुत कुछ स्टेक पे है, वो ऐसी पॉलिटिकल नहीं करने जा रही। उन्हें अपने सूबे को थोड़ा सा नॉर्मल रख के दिखाना है, ये उनकी मजबूरी है कि वहां पे जो लोग सोए हुए हैं वो सोए रहे, जागे नहीं। पंजाब में तो बहुत ज्यादा पोलराइजेशन बहुत हाई है पीटीआई और पीएमएलएन की। पीपल्स पार्टी और पीटीआई की कुछ नहीं है कि सिंध के लोग ये इन दिनों में जागेंगे और उसके बाद फारिग। वहां पे कोई फाइट एज सच हलीम आदिल शेख और बाकी लोगों ने अभी तक दिखाई नहीं है। जो पंजाब में मुसलसल दोनों पार्टियों के दरमियान में, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के, ये पीटीआई के दरमियान में जारी है। अब आप जो बात हो रही है ना सूबों पे या कुछ भी, बिल्कुल हर दफा पीटीआई अपने स्टैंड पे खड़ी होती है, पीपल्स पार्टी करती है, और वोट दोनों दफा उन्होंने आईनी तरमीम पे दिया है। बिल्कुल उन्होंने साथ, आपको याद होगा एक फिक्रा कहा था, विफाक को अगर कुछ चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं। अभी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बरसी पे उन्होंने ये बात कही है ना वहां पे जलसे में। तो जो कुछ देना लेना है कोई, अभी मैं नहीं समझता वो वक्त वो था जब उन्होंने पॉलिटिकल गेम खेली डाली, जब इलेक्शन के बाद 8 फरवरी के बाद वो चाह रहे थे, और पीटीआई ने हमेशा की तरह उसको जीरो किया कि हम तुम्हारे साथ नहीं बैठेंगे। बिल्कुल सही। अब बिल्कुल, तो वो तो फिर हालात और हो जाते हैं ना, एस्टेब्लिशमेंट भी बेबस हो जाती है कि आप बनाना चाहते हैं, लेकिन इनको पता था कि हम जिस ढंग के करके गए हैं ये नहीं संभाला जाएगा। ये पीटीआई की क्यादत को पता था और वो उससे भागे हैं। ये तो आज भी गवर्नमेंट के लेवल पे तो केपी में कोई नहीं काम कर रहे ना, उन्होंने तो भेज दिया उनको कि जाओ सैर सपाटा लाहौर भी कर रहे हो, अब सिंध में भी कर रहा हो। वजीर आला ने गवर्नेंस देनी है सूबे में, लेकिन उनका वोट गवर्नेंस पे है ही नहीं। वहां पे आज तक बीआरटी वाली वो जो बस बनाई है, जिसको माजरत के साथ गवर्नेंस का वोट कहाँ होता है? क्या सिंध में गवर्नेंस का वोट है? मैं यही बात कह रहा हूँ कि जिन लोगों का मॉडल है, जो पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, वो तो मैं तो बात करूंगा उसकी कि गवर्नेंस होनी चाहिए। ना सिंध में है ना केपी में है, दोनों अपने मजे से काम कर रहे हैं। वो सबके पैसे लगते हैं, लगे हुए नजर नहीं आते। जब पंजाब में लगते हैं तो तकलीफ दोनों तरफ होती है। ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी को तकलीफ नहीं होती, वो भी बोलते हैं। जब ये इधर से मरियम नवाज ने बात की थी ना सिंध के ऊपर, जवाब में सारे लोग बोलने लग गए थे। लेकिन आपको कहीं ना कहीं तो मुकाबला सियासी तौर पर करना है। रवादारी में एक गाल पे थप्पड़ खा के दूसरा थप्पड़ खाने का मुस्लिम लीग नून बहुत अच्छी तरह जायका चख चुकी हुई है। तो अब जो पीएमएलएन की क्यादत मरियम नवाज वहां पे पंजाब में कर रही है, तो उनका अपना एक फैसला है। वो इस चक्कर में नहीं आ रही कि आप कहाँ पे खड़े हैं और क्या क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा इस बात पे बात कर लेते हैं कि मुज़ाकरात की बातें तो हर तरफ से हो रही हैं, लेकिन या तो एक तरफ एतमाद का भी फुकदान है, दूसरी तरफ शायद कोई संजीदा अवामिल इसमें शामिल ही नहीं हुए हैं। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, क्या ये आपको लगता है कि ये मामला सिर्फ मैं आप इधर उधर टॉक शो से बाहर भी कहीं निकलेंगे और किसी ना किसी लेवल पर इसकी ज़रूरत को भी संजीदगी के साथ महसूस किया जा रहा है कि होने चाहिए, इवन दो नॉट इन द रोज ऑफ पीटीआई पार्टी के अंदर भी नहीं लगता कि इसको सीरियस लिया जाता हो? देखिए जी, एक बात ज़हन नशीन कर लें कि तहरीक इंसाफ जो अपने लिए उसने कई खुद मसाइल जो या ऐसा करना चाहिए कि अपने आप को खुद कई लॉक्स लगाए हुए हैं, कई अपने रास्ते जो हैं उन्हें खुद मसदूद किए हुए, उनको बंद किया हुआ, उनको रोका हुआ है। मसलन आप ये देखें कि सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ के एक लीडर है शाह महमूद कुरैशी, वो नंबर 2 है अमलन पार्टी के। उन बेचारों ने, मतलब अब हर एक को पता है कि वो 9 मई में वो कहीं वो कराची थे और वो यहाँ नहीं थे। अब उनकी जमानतें भी हो गई हैं, लेकिन वो बाहर निकलने पर तैयार नहीं है। किसके डर से? अपनी पार्टी के डर से। मेरा बेटा फर्ज किया इस वक्त कोट लखपत जेल में है और मैं उसकी बेल के लिए कोशिश कर रहा हूँ। केस भी लगा हुआ है, हाई कोर्ट सुन भी रहा है। हो सकता है कि और उसको बिल्कुल एक गलत जो ज़ाहिर है, मैं केस अदालत में उसको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुबैना तरीके से बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से उसे पकड़ा गया है। और अगर फर्ज बेल मिल गई
तो तहरीक इंसाफ में फौरन कहेंगे जी बाप ने मुक मुका करके हमारे बेटे छुड़वा लिए। डील ये जो क्राइसिस है कि अब मैंने आज मेरी महमूद खान रई साहब से भी मुकालमे में लाहौर में आए हुए थे, मैंने कहा जी आपका जो क्राइसिस है वो तो आपके घर के अंदर मौजूद है, ना तो वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, वो दूसरे मत में आएगा, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, क्या मुस्लिम नून आपके साथ बात करती है नहीं करती, लेकिन आपके अपने अंदर आपका सिर्फ एक ही विंडो है कि आप लड़ें, और अगर नहीं लड़ेंगे तो तहरीक इंसाफ का जो मीडिया है, सोशल मीडिया और तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब के मानने चाहने वाले हैं वो क्यों सोशल मीडिया से लेते हैं, वो गौर अली खान से, अली मीन डंडापुर से, सोहेल आफरीदी से, किसी से नहीं लेते। अब एक ऐसा अपने आप एक आपको आपने अपने जिसको जाल के अंदर फंसे हुए हैं और ये मुझे हकीकत है बड़ी तकलीफ होती है कि कितने, और वो बिल्कुल स्पीचलेस से महबूब खान तक नहीं, उसका कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा आपके पास क्या है, क्या आप जरा हिले नहीं तो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया को तल के रख देगा। उससे तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इतनी जिच हुई है, इतनी नाला है। और ये मैं तो हैरान हूं कि किस तरीके से इन्होंने अपने आप को ऐसी जगह पहुंचा दिया, कभी चाहे तो भी मुज़ाकरात नहीं कर सकते। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, आपको याद होगा, और इनकी गुंजाइश खत्म कर दी क्योंकि और फिर ये इस वक्त होता ही है कि अब आपकी जो क़यादत होती है वो लीड करती है और कई ऐसी चीज होती हैं नागुफ्ता बे फैसले होता है। आखिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुलह हुदैबिया की होगी या उसके बाद बड़े बड़े लीडर्स ऐसे फैसले करते हैं। कायद आज़म ने यहाँ पे कैबिनेट मिशन प्लान जब किया था तो लोगों के अंदर बड़ी बददिली फैल गई थी कि कायद आज़म ने क्या ये क्या कर दिया। तो वो अपनी बात अपने मानने वालों को बेचते हैं और उससे मनवाते हैं। जहाँ क्या हो रहा है कि तहरीक इंसाफ का फैसला जो है वर्कर्स कर रहे हैं, उनके सोशल मीडिया पे हो रहे हैं, मुझे याद है यही, और सोशल मीडिया जो है सोशल मीडिया का जो उनका यरगमाल बने हुए हैं, $10,000 लेके लोगों को कत्ल करवा देते हैं ना। और यहाँ पे आपको अगर $40-50,000 इस बात के मिल रहे हैं कि आप एक मुखासमाना बयानिया करें, और बयानी तभी चलता है कि इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट जो आपस में टकराए रहे, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे याद है बहुत ही एक गुंजलक सिचुएशन से दो जा रहे तहरीक इंसाफ, और ये अपने ही नैरेटिव की मार के अंदर, शिकार के अंदर, उसी के अंदर। महमूद खान अचकज़ई साहब को तो खुद एड्रेस करना पड़ा उन कारकुनों को, सोशल मीडिया के लोगों को, कि जी आप खुदा के लिए अपनी लीडरशिप पे इतना प्रेशर ना डालें, हमें आपको मरवाना नहीं, आप हमारे बच्चे। अच्छा, अब ये तो बात हो गई पीटीआई की। आमिर इलियास राना साहब, हुकूमती सफ़ों पे किस तरह से देखा जा रहा है, क्या उनको ये मजाज भी है कि वो सीरियस नेगोशिएशन या टॉक्स कर सके पीटीआई के साथ, या उनको कहीं ना कहीं से कोई ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है, या वो उनके भी हाथ पैर बंधे हुए हैं जिस तरह से कि पीटीआई की लीडरशिप यरगमाल बनी हुई है अपने ही सोशल मीडिया के जो जिसको कहना चाहिए कि वो जो इनके वॉरियर्स होते हैं कीबोर्ड। देखिए, उस पर तो सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, सारे लोग बोल चुके हुए हैं कि वो सब इससे तंग है। महमूद खान अचकज़ई तो आज आए हैं और नसीहतें कर रहे हैं। देखिए कल परसों उनके साथ होता क्या है कि भाई तुम हमें नसीहत करने आए हो। तो मैं तो जब महमूद खान अचकज़ई आए थे तो मैं उस वक्त कह रहा था कि इनका जिस तरीके से इनको इमरान खान ने बैशिंग की, तज़हीक की, और ये और मौलाना फजलुर रहमान दोनों पीटीआई की मुश्किल के वक्त में उनके साथ खड़े हो गए। ये पीटीआई तो जस्टिस दे ही नहीं सकती। और इसके बावजूद मैं कहा, मुझे ये था कि अगर ये कोशिश करेंगे तो पीटीआई पीछे से हाथ ना कर जाए, और वो करेगी इनके साथ। अच्छा। जो कुछ उनकी हिस्ट्री है, जो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने आपको बताया कि शाह महमूद कुरैशी कहाँ खड़े हैं, इनके बेटे हसन के इशू पे क्या है, और ये बिल्कुल माफ नहीं करेगा वो माफिया जिसका माल ही बन इस बात पे रहा है कि इमरान खान हुकूमत का तो मुझे अहवाल बता देना चलते चलते। मुझे पता है हुकूमत की तरफ आपकी बड़ी बेचैनी है, मैं उधर भी आऊंगा, टेंशन न लें। सर बैलेंस तो करना है ना, वो मौक़िफ़ भी देखना है। नहीं, वो आपका अपना मौक़िफ़ है ना कि मेरा कोई मौक़िफ़ नहीं, मैं तो आपसे हुकूमत के हालात जानना चाह रही हूं। मौक़िफ़ भी है, नहीं आपके मौक़िफ़ में, आपके सवाल में मौक़िफ़ मौजूद है कि क्या ये मजाज भी है हुकूमत बातचीत करने की। इसके बावजूद कि राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट से बात करके शहबाज शरीफ ने ऑफर की थी। तो इतना बड़ा बयान पीएमएलएन के लीडर का आया हुआ, और आप मुझसे पूछ रही हो कि जी वो मजाज भी हैं कि नहीं, तो फिर इसमें सवाल सर, लेकिन देखिए ना, मैं सॉरी एक सेकंड मैं आता हूं उसके ऊपर। एक सेकंड, मैं नहीं सर, अभी मैं मजहर अब्बास साहब को सुना रही थी, वो कह रहे थे अगर है एक मुलाकात करा दें, एक जेस्टर के तौर पर चीजें आगे बढ़ जाएंगी। जेस्टर जो है ना, फिर मजहर अब्बास साहब को पूछ लें कि डॉक्टर उज़्मा की मुलाकात किसने कराई थी। बैरिस्टर गौर से पूछ रहे नजर जाके, किसने मिन्नत की थी महमूद खान अचकज़ई ने, जो स्पीकर के पास नहीं गए थे। उन्होंने कहा आप उसको गालियां देते हैं, मुझे उसके पास भेजते हैं।
पूछें जरा, अलामा राजा नासिर अब्बास साथ गए थे स्पीकर के अयाज सादिक के पास, जो पूरी पार्टी चल के गई थी, और कितनी मिन्नत तरले के बाद अयाज सादिक ने फिर मोहसिन नकवी ने मिल के इस गारंटी पे मुलाकात कराई थी कि आपको क्यास नहीं पैदा करेंगे। और क्या क्यास पैदा हुआ कि पहले तो बहन को जाने नहीं दिया, दूसरी बहनों ने टाइम उनका लेट कराया, 2.5-3 घंटे की मुलाकात को 15 मिनट पे रहने दिया। जब वो मुलाकात हुई तो क्या बयानिया आया, DGISPR की खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस आई। ठीक है, एक मिनट मैं आपको बता रहा हूं ना, तो गवर्नमेंट कई बेहाफ पे स्पीकर बात कर रहे हैं और आज भी स्पीकर ही आगे हैं। आप तो कहते हैं हुकूमत है ही नहीं लेजिटिमेट, तो आपको रास्ता दे रहे हैं कि जी आप आके बात कर लें। जब आप ये झूठा बयानिया हो गया ना कि गारंटी पूरी पार्लियामेंट की कमेटी देती है कि आप एक मुलाकात कराएं, इंशाल्लाह हम मामलात को संभालेंगे, और उसके बाद वो बेचारा भीख मांगने की बात करता है, तो उसकी फिर बैशिंग शुरू हो जाती है बैरिस्टर गौर की। वो क्यों कह रहा है कि हम तो रिहा कराने चले थे और आज हम भीख मांग रहे हैं मुलाकात की। बिल्कुल तो ये गवर्नमेंट की आप बात को समझें कि जब आपको रास्ता दिया तो आपको उस रास्ते को मजीद 4-5 लोगों की मुलाकात के ऊपर लेके जाना चाहिए था कि डॉक्टर उज़मा आती, ये बात आपकी 100% आई एग्री, वो बता देते दूसरे लोगों को 100% एग्री, क्योंकि उस वक्त तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उस वक्त तो बात ये हो रही थी, उनको कंसर्न ये था कि भाई जिंदा भी है और उसके बावजूद अगर एक मौका दिया गया तो उस तक महदूद रख लेते। नहीं, मेरा मतलब है कि उनकी खैर आफियत तक महदूद रख ली जाती, बजाय इसके कि बहन भी आके फिर वही सियासी बातें करती हैं, आगे जाके ये ऐसे मैसेजेस कन्वे करती जिससे हालात बेहतर नहीं होते बल्कि और बिगड़ते। बहुत शुक्रिया हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब आपका भी, आमिर इलियास राना साहब आपका भी। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज़रा ईरान की तरफ निगाह करेंगे, नज़र करेंगे कि ईरान में आखिर चल क्या रहा है। वहाँ पर जो जारी एहतजाज 13वें दिन में दाखिल हो गया है, हलाकतें भी हुई हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ट्रम्प ने भी धमकी लगा दी है कि अगर गिरफ्तारियां होंगी, हलाकतें होंगी तो हमें इंटरवीन करना पड़ेगा। चल क्या रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, सहाफ़ी से बात करेंगे। जिनाज़े प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और इस दफ़ा हम बात करेंगे ज़रा ईरान की। ईरान में जो इस वक्त एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं वो 13वें रोज़ में दाखिल हो चुके हैं और उनमें काफ़ी शिद्दत भी आ चुकी है, यानी काफ़ी हद तक संगीन भी हुए हैं और शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। वजूहात यही है कि वहाँ पर जब महंगाई में इजाफा हुआ, जो ईरान की करेंसी की कदर में कमी वाक़ई हुई, और उसके बाद इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ईरान के 31 सूबों तक ये मामला फैल गए। अब ये मामला सिर्फ ईरान तक भी बज़ाहिर महदूद नहीं रहा, क्योंकि इसमें अमेरिका कूदने की तैयारी कर चुका है। अगर हम ये कहें कि वो पार्शली वो एक धमकी तो लगा ही चुका है, क्योंकि उसने कहा है कि अगर जो मुजाहिरीन हैं उन पर ताकत का इस्तेमाल हुआ तो फिर अमेरिका खामोश नहीं बैठेगा। दूसरी तरफ जो इनकलाब ईरान से पहले जो फर्जंद बादशाह जो पहलवी उनका रजा पहलवी, उनका भी एक सोशल मीडिया पर पैगाम, और उन्होंने भी इसको इनकरेज किया है, जो मुजाहिरीन है उनको अपनी सपोर्ट का यकीन दिलाया। ईरान में इस वक्त चल क्या रहा है, सूरत हाल क्या है, वहाँ की हुकूमत किस तरह से इसको देख रही है, निमटने की तैयारियाँ क्या की जा रही हैं। हमें ज्वाइन इस वक्त किया है ब्यूरो चीफ हैं ईरानियन ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी अफजल रजा, हमारे साथ मौजूद। थैंक यू वेरी मच फॉर अफजल रजा फॉर योर टाइम। ज़रा थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कीजिएगा कि व्हाट्स एग्जैक्टली गोइंग ऑन इन ईरान और अभी इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये मौका फराहम किया आपके प्रोग्राम में गुफ्तगू करने का। आपने यूएस प्रेसिडेंट को मेंशन कर दिया था, मैं चाहता हूँ यहाँ पे उनका एक बार शुक्रिया अदा करूँ, क्योंकि जब भी ईरान में ऐसे कोई हालात रुनमा होते हैं तो हमें भी मौका मिलता है कि जो अमेरिकन रूलर्स हैं वो अपनी असलियत हमें बताने की एक मौका फराहम करते हैं। तो मैं ट्रम्प का शुक्रगुजार हूँ कि वो उन्हीं लोगों की हिमायत में इस वक्त मैदान में कूदे हैं जब एक सॉवरन कंट्री जिसका नाम वेनेजुएला है उसके ऊपर एक जारिहाना हमला करके वहाँ के प्रेसिडेंट को अपने घर से निकाल के अगवा करके अपने मुल्क में लेके जाता है इन द नेम ऑफ द ह्यूमन राइट्स एंड प्रोटेक्टिंग ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द अदर पीपल। कुछ हफ्तों से पहले ये तवक्को की जा रही थी कि ईरान के ऊपर जो बढ़ते हुए फॉरेन प्रेशर हैं जिसके रूट कॉज स्टडी करने की ज़रूरत है मैडम।
آج کل ایران جو اقتصادی حالات سے گزر رہا ہے اس کے ایک اصلی جڑ وہی سینکشنز ہے جو 45 ایئرز سے ایران کے اوپر یونیلیٹرلی جس کے لیڈ امریکہ ہمیشہ کر رہا ہے، اور انفارچونیٹلی یورپ ممالک جو اپنا آپ کو انڈیپینڈنٹ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اس کو فالو کرتے آئے ہیں۔ اس کے باوجود 47 ایئرز آفٹر دی اسلامک ریولیوشنز وکٹری، ایران نے اپنے ہی پیروں پہ کھڑے ہو کے تمام مشکلات پر قابو پائے ہیں۔ ظاہر ہے اندرونی کاوشوں کے باوجود آپ جب بیرونی ممالک سے رابطہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اپنے آئل سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں وداؤٹ اینی ہرڈلز، آپ کو یہ سینکشنز یہاں پہ مشکلات پیدا کرتی ہیں جس کے اثرات ڈائریکٹلی ایرانی عوام پر پڑتے ہیں۔ آج کل جو سڑکوں پہ میڈم جو نکل بھی رہے ہیں، جو پیسفل مظاہرے بھی کر رہی ہے، وہی لوگ ہیں جو پریزیڈنٹ ڈاکٹر پزشکیان کو گزشتہ سال کے الیکشن میں ووٹ دیے ہیں۔ ان کا کمپلیٹ رائٹس ہے اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف ایران۔ لیکن آپ اگر فورن ہینڈز کے ساتھ کھیلیں گے اور پیسفل مظاہروں کے پریٹکس میں آپ 28 مساجد کو جلا دیں گے، آپ ہاسپٹلز پر بھی رحم نہیں کریں گے، آپ جو آپ کی پروٹیکشن کے لیے نکلے ہوئے سیکیورٹی فورسز پر رحم نہیں کریں گے اور ان کے اوپر پیٹرول بم چھڑکیں گے، ان کے اوپر گاڑی چڑھا دیں گے اور آپ اپنے ملک کے جھنڈے جلائیں گے، تو آپ مجھے بتائیں ایک سوورن حکومت، ایک سوورن کنٹری اپنی عوام کی تحفظ کے لیے تو ضرور میدان میں اترے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک اقتصادی مشکلات لیکن افضل میں آپ کی بات بڑے غور سے سن رہی تھی، کافی حد تک آپ کی بات سے میں اگری بھی کروں گی، لیکن یہ نوبت کیوں آئی؟ مطلب دیکھیں نا، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا 8 سیکیورٹی اہلکار اگر وہاں پر ان کی بھی اس میں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، تو دوسری طرف 5 بچے بھی اس میں جاں بحق ہوئے ہیں، دیگر جو مظاہرین ہیں وہ بھی ہوئے ہیں۔ بٹ مائی کوسچن از کہ اگر ایک مظاہرین ہے جو خود آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے جو ابھی صدر ہیں ان کو انہوں نے ووٹ دیا، لیکن اگر وہ سڑکوں پر ہے اور اپنے جائز مطالبات کے لیے ہیں تو، اور پھر ظاہر ہے وہ لیڈر لیس موب تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، تو پھر ان کو ان مطالبات کو یا ان کی ان چیزوں کو اسی وقت ایڈریس کیوں نہیں کیا گیا؟ نوبت گرفتاریوں تک اور ہلاکتوں تک کیوں آئی؟ نہیں، میں آپ اس کے آخری پوائنٹ پہ میں ڈس ایگری کرتا ہوں۔ یہ بالکل لیڈر لیس مظاہرات نہیں تھے، یہ مظاہرے گزشتہ روز بڑے آرام سے اختتام پذیر کی طرف گئے تھے۔ پریزیڈنٹ پزشکیان کے انیشل آرڈرز کے مطابق جو مظاہرین تھے، ان کے لیڈرز تھے، جو مصف تھے، وہ اکنامک اور وہ جو بڑے بڑے بزنس ہاؤسز کے لیڈرز تھے، ان کو انہوں نے اکٹھا کیا، ان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے، انیشلی تمام چیزیں آگے بھی کی، اور صدر پزشکیان ایک بڑے اسٹیپ بھی اس لیے لے، انہوں نے فورن کرنسی کے اوپر جو سبسڈی دیتی تھی حکومت، وہ بالکل خاتمہ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل عوام کے ساتھ ایک ظلم ہے۔ جب اس حالات میں جب سینکشنز بھی ہے، حکومت تمام تر کاوشیں کرنے کے باوجود کچھ بعض مشکلات بھی باقی ہے، تو ہم فورن کرنسی کو مزید سبسڈی نہیں دے سکتے۔ انہوں نے بالکل مذاکرات کیے، گزشتہ 4 روز پہلے حالات بالکل نارمل تھے، لیکن کچھ سو کال جو بیٹھے ہوئے اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اور گزشتہ روز جو سو کال اپنے آپ کو کراؤن پرنس بھی کہتے ہیں، انہوں نے اس کو مطلب ایک آگ کے اوپر پیٹرول کا کام کرنا شروع کر دیا۔ میڈم، میں آپ کو ریفر کرتا ہوں 2022 میں جو حادثات ہوئے تھے 3 سال پہلے ایران میں، وہ وہاں پہ ایک ایلیجڈ کلنگ ہوئی تھی ایک خاتون کی، مہسا امینی کی، تو سب دنیا اسی فرنٹ پہ کٹ ہو گئی کہ ایران میں خواتین کے لیے آزادی نہیں ہے، وہاں پہ صرف حجاب کے قدقن ہے، بس حجاب ہی ہونی چاہیے، خواتین آزادانہ نہیں موومنٹ کر سکتی۔ آپ نے دیکھا 2-3 مہینے کے بعد جو ریالٹیز تھی، جو ویسٹرن میڈیا دکھا رہی تھی، جو ویسٹرن میڈیا رپورٹ کر رہی تھی، اس کے برعکس ایران میں ہے۔ آج اگر آپ اسی پریٹیکس کو دیکھ لیں اور آج کے بھی دیکھ لیں، وہی سیم سچویشن ہے۔ میں سمجھتا ہوں انٹرنل سچویشن بالکل اپنے نارمل صورتحال میں نہیں ہے۔ جو بھی حکومت اس وقت ایران میں آئی ہے، گزشتہ ادوار میں رہی ہے، وہ حکومت عوام کے ساتھ مل کے تمام مشکلات پر قابو پائے ہیں۔ اسٹل سینکشن کی وجہ سے یہ مشکلات ہیں، لیکن گورنمنٹ اپنے ڈٹرمنیشن کو اس سے اعلان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے افضل ایک اور بات بتائیں کہ آپ یقیناً رضا پہلوی کی کو ریفر کر رہے ہیں، جو بھی آپ ان کی بات کر رہے تھے کہ وہ اپنے آپ کو ایک جانشین کے طور پر پیش کر رہے ہیں، یا اس کو ابھی جو سارے حالات اور ہنگامے ہو رہے ہیں اس کو انکریج کر رہے ہیں۔ یہ وہی رضا پہلوی ہے میڈم، میں آپ کو انٹرویو، یہ وہی رضا پہلوی ہے جو گزشتہ 15 ایئرز سے
अमेरिका, इसराइल और यूरोप के साथ इकट्ठे होकर ईरानी अवाम के ऊपर सैंक्शंस की हिमायत की है। उसने कहा अब सैंक्शन में मजीद सख्तियां करे ताकि ईरानी हुकूमत गिर जाए। लेकिन वो सैंक्शन आपको पता है हुकूमतों से ज्यादा डायरेक्टली अवाम की जिंदगी पर इम्पैक्ट होता है। जाहिर है वही उनकी कोई रजा फॉलोइंग पहले भी बची है। कुछ ही है इस वक्त ईरान में जो वो असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं? मैं डिनाई नहीं करता। देखिए मल्टी डाइवर्स है ईरानियन सोसाइटी। ये नहीं है कि वहाँ पे कंजर्वेटिव सिर्फ हैं या सिर्फ लिबरल हैं। हर शोबा हर आइडियोलॉजी के फॉलोअर्स वहाँ पे हैं। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली इस शख्स जो सो कॉल्ड क्राउन प्रिंस है, मैं आपको रेफर जरूर करूंगा, ये वही शख्स है ईरान के ऊपर जारहियत की भी हिमायत की है। वो इजराइल जाके इजराइल के साथ बाकायदा वहाँ पे एक मुफाहमत की है कि हम आपके he was looking forward to the help of the Israelis and Americans to throw out the Iranian government in the cost of these more sanctions of Iranian people. So मैं नहीं समझता ऐसे पर्सन अपने आप को कोई लीडर्स माने, वो अपने ही अवाम के ऊपर सैंक्शंस की हिमायत करे। बिल्कुल ठीक है। आखिर में रज़ा इससे मुझे जरा करंट सूरत हाल बता दीजिएगा कि जो हमारे पास हैं और जो हम पढ़ रहे हैं उसमें उनमें कितनी हकीकत है कि जो तमाम 31 सूबों हैं वहाँ तक एहतजाज जो है वो है और इससे जो गवर्नमेंट है वो बैक फुट पर है। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि अगर बढ़ जाता है ये एहतजाज तो जो वहाँ के जो लोग हैं जो इक़्तिदार हैं वो मुल्क छोड़ने पर भी मजबूर हो सकते हैं? आपके आखिरी क्वेश्चन का मैं शुरू में जवाब देता हूँ। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मगरबी मीडिया और ईरान के अंदर जो ईरानी अवाम और उनके जो एलिमेंट्स बैठे हैं फेक न्यूज़ फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कोई भी ईरानी लीडर्स स्पेशली जो 3 ब्रांचेस के हेड है, प्रेसिडेंट, स्पीकर पार्लियामेंट, चीफ जस्टिस, वो सारे अपने ही मामूलात जिंदगी और अपने प्रोफेशनल एक्टिविटीज को जारी रखे हुए हैं। आज भी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह इमाम खामेनी ने एक बड़े क्राउड से लाइव स्पीच करते हुए उन्होंने न सिर्फ जो मुजाहिरीन थे जो पीसफुल मुजाहिरीन उनकी एक बार फिर हिमायत की है और साथ उन्होंने वार्न किया है कि अगर आप फॉरेन हैंड्स पे खेलेंगे तो आप अपना आपका अवाम में शुमार मत करें। उसके पीछे हुकूमत बिल्कुल उसके सामने खड़े होंगे और कोई भी इस दफा, और चीफ जस्टिस ने भी कहा इस दफा 3 साल पहले की तरह कोई भी बख्शिश, कोई भी पार्डन वाली बात नहीं है। इस दफा आहनी हाथों से निमटना जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अफजल रज़ा साहब आपके टाइम का। और गुफ्तगू के सीनियर जर्नलिस्ट अफजल रज़ा से वहाँ की सूरत हाल बता रहे थे। लेकिन बात हुई है कि बहरहाल ये एक लीडरलेस एक जो पूरा मुजाहिरा है, जो एहतजाज है, एक मॉब है और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जो पिछले अदवार में भी एहतजाज होते रहे हैं लेकिन ये उससे काफ़ी अक्सर मुख्तलिफ है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से अमेरिका ने इंटरवीन किया है और जो वेनेजुएला की सूरत हाल हम अपनी आंखों से देखी है, हमने उसको विटनेस किया है, उस तनाजुर में भी ये जो सूरत हाल है, ये बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर सकता है। लेकिन बहरहाल लेट्स सी कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से इनको एड्रेस करती है, किस तरह से इनसे निमटती है। अगर ताकत का इस्तेमाल ही अगर वाहिद रास्ता होगा तो फिर सूरत हाल मज़ीद संगीन होगी। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।